हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बुक जो हमारी है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अलग अलग राइटरों की बुक भी आती है लेकिन सिलेबस सब में सेम ही होता है, तो हम जो भी हमारा 2025-26 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा है अर्थशास्त्र का परिचय। टेलीग्राम चैनल जरूर हमारा ज्वाइन कर लें जो क्लास 11 ESP नाम से है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा हमारी जो eklavyastudypoint.com नाम से है। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र का परिचय। अगर अर्थशास्त्र को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था वह तरीका है जिससे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें बनाते हैं। यानी अर्थशास्त्र क्या है, वह तरीका है जिससे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं और उपयोग करते हैं। यानी जिस भी क्षेत्र के अंदर कोई भी जरूरत की काम हो रही हो, चाहे वो चीजें बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो या उपयोग करना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे एक गांव में लोग खेती करते हैं, कुछ लोग दूध बेचते हैं, कुछ लोग दुकान चलाते हैं, ये सब मिलकर उस गांव की अर्थव्यवस्था बनती है। यानी जो भी क्रियाकलाप लोग कर रहे हैं आर्थिक रूप से वो सारा क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। एक देश की जब बात आती है तो एक देश में खेती हो गया, उद्योग हो गया, सेवाएं हो गए, ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था बनाते हैं। यानी एक देश के अंदर जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, जैसे खेती हो गई, दूसरा क्रियाकलाप जो हमारे यहाँ द्वितीय क्रियाकलाप जिसे उद्योग कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप जो हमारी सेवाएं हो गई, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था बनाते हैं। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी एक अर्थव्यवस्था उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जो लोगों को जीवन यापन यानी रोजी रोटी देने का काम करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर अर्थव्यवस्था में 3 जरूरी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। यानी अर्थव्यवस्था क्या करता है भाई, लोगों को रोजगार देने का काम करता है, ठीक है, जिससे उनका जीवन यापन चल सके। ठीक है, और अर्थव्यवस्था जो है जो चलती है हमारी, तो जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहली क्या होगी, उत्पादन, ठीक है। दूसरी क्या होती है, उपभोग। तीसरी क्या होती है, निवेश या उसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज क्या है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं उत्पादन क्या होता है। चीजों का बनना या सेवाएं तैयार करना, इसे क्या कहा जाता है, उत्पादन। यानी आप कोई भी बाजार से सामान खरीदते हैं तो वो क्या कैसे आता है बाजार में, वो बनकर आता है ना, तो उस बनने को ही क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, और सेवाएं, यानी आप अगर कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर की सेवा लेते हैं या टीचर की सेवा लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सेवा। तो वो सेवा भी किसके अंदर आता है, उत्पादन के अंदर। ठीक है, तो जहां भी हमें चीजों का बनना या सेवाएं दिखती हैं वो क्या होता है, उत्पादन होता है। जैसे किसान अनाज उगाता है, ये उत्पादन है। फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, ये भी एक उत्पादन ही है। दूसरा जो आता है वो क्या होता है, उपभोग। चीजें जो भी बनती हैं या जो सेवाओं का उपयोग करते हैं वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, उपभोग। यानी जो भी चीजें बनी हैं उनका कोई ना कोई तो उपभोग होगा। ठीक है, या कोई सेवा है उसका भी लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उपभोग के अंदर आती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं या गाड़ी में सफर करते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, उपभोग तो है। एक व्यक्ति क्या करता है, इन सब चीज का यूज करता है, तो यूज करना क्या हो गया, उपभोग हो गया। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है अर्थव्यवस्था में, निवेश या पूंजी निर्माण जिसे कहा जाता है। तो भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनें हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, सड़कें हो गई, आदि बनाना हो गया। तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है भाई, निवेश लगता है। यानी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, तभी तो उत्पादन तैयार होगा। जैसे नई फैक्ट्री लगाना है तो इसके लिए भी क्या होगा भाई, पैसे निवेश करने पड़ेंगे। स्कूल या अस्पताल बनाना है तो इनके लिए भी क्या करना पड़ेगा भाई, निवेश करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में इससे क्या होगा, पैसा कमाया भी जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की ये जो 3
प्रमुख चीजें होती हैं, प्रमुख गतिविधियां होती हैं जो निरंतर चलती रहती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, जैसे उत्पादन की बात करी हमने, उपभोग की बात करी, निवेश की बात करी। तो भाई उपभोग तो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है वो कोई ना कोई चीज तो इस्तेमाल करता ही रहेगा। जब उस चीज का इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या होगा, उत्पादन तो होगा ही होगा। ठीक है, और उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए होता है, निवेश। बिना निवेश के तो उत्पादन हो नहीं सकता, पैसा लगाया जाएगा तभी तो कोई सामान बनेगा। तो इसलिए कह सकते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो तीन गतिविधियां हैं ये निरंतर जो है वो चलती रहती। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो ये जो अर्थव्यवस्था चलती है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह से चलती है किसी देश के अंदर, ये समझेंगे। तो बाजार अर्थव्यवस्था होती है। बाजार अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें और उत्पादन से जुड़े फैसले बाजार में मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय होते हैं। सरकार बहुत कम हस्तक्षेप देती है। यानी ये क्या, कौन सी मार्केट है, बाजार अर्थव्यवस्था है, या इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इसके अंदर यानी बाजार के अंदर जो भी सामान बनेगा, ठीक है ना, वो सब फैसले कौन लेगा, जो भी डिमांड और आपूर्ति है, यानी डिमांड और सप्लाई है, मांग या आपूर्ति है बाजार के अंदर, उसके आधार पर बाजार फैसला लेता है कि भाई किन चीज का उत्पादन करना है या नहीं करना है। गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता इसके अंदर। आर्थिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आर्थिक गतिविधि होती है उसका मेन मकसद क्या होता है, लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी जो होती है कौन सी वस्तु और सेवाएं बनाई जाएगी, उसकी कीमत क्या होगी, ये कौन तय करता है, बाजार की मांग और आपूर्ति तय करती है। ठीक है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और मेन मकसद क्या होता है, इसका लाभ कमाना होता है। ठीक है, ये तीन चीज याद रखनी है। फिर आता है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है, कई देशों में ये वाली अर्थव्यवस्था भी चलती है। जैसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार यह तय करती है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस दाम पर बेचना है और किसे बेचना है। ठीक है, तो इसके अंदर सारे फैसले कौन लेगा, इसमें सारे के सारे फैसले गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट बताएगी भाई कि कौन सी चीज बनेगी, कितना उत्पादन होगा और क्या प्राइस रखा जाएगा। यानी पूरी अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा नियंत्रित और योजनाबद्ध होती है, यानी सरकार योजना बनाकर उसके बाद जो भी निर्णय लेना होता है वो लेती है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा सरकार क्यों करती है, क्योंकि सरकार का मुख्य मकसद जो होता है वो क्या होता है, सामाजिक कल्याण का होता है। वही हमने बाजार अर्थव्यवस्था देखी थी, उसमें क्या था, मुनाफा कमाना होता था, लाभ कमाना होता था। तीसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह वह व्यवस्था है जहां बाजार की शक्तियां और सरकारी हस्तक्षेप दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों का मिला जुला असर है ये। ठीक है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जो थी और जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी, उन दोनों को इसके अंदर मिला लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें चलती हैं वो किसके नियंत्रण में होती हैं, वो बाजार की शक्तियों के नियंत्रण में भी होती हैं और सरकारी हस्तक्षेप पे भी होती हैं। लक्ष्य क्या होता है इसका, लक्ष्य होता है लाभ कमाना और सामाजिक कल्याण दोनों। ठीक है, तो मकसद क्या है, लाभ कमाया जाएगा इसके अंदर और सामाजिक कल्याण भी किया जाएगा। संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है, सरकार और जनता का साझा नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जो होती है सरकार के नियंत्रण में होती है और कुछ जो होती है वो निजी हाथों में होती है। कीमत निर्धारण कौन करता है इसके अंदर, तो बाजार कीमत तय करती है। इसमें क्या होता है भाई, बाजार के द्वारा ही कीमत तय करी जाती है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकार नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, लाभ कमाना भी होता है और सामाजिक कल्याण करना भी होता है। तो इसलिए फैसले तो बाजार ही लेता है, लेकिन जब भी आवश्यक चीजों की बात आती है तो उसको कौन नियंत्रण करता है, उसको सरकार नियंत्रित करती है। यानी जरूरी वस्तुएं की जो कीमत होगी वो सरकार ही तय करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब समझेंगे हम अर्थशास्त्र क्या है। तो हमने समझ लिया भाई अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में कौन सी गतिविधियां होती हैं, ठीक है ना, और कौन कौन सी प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब समझेंगे अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन कराता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकता है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर आती है ये जो हमारी इकोनॉमिक्स है।
अर्थशास्त्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई लोगों के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन सीमित संसाधनों में सारी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। तो जो सीमित संसाधन है उसमें कैसे हम अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं या इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र की कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि क्या खाना खाएं, क्या स्टेशनरी लें या कोई बचत करें। तो आपके पास 100 रुपए ही हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, फिर मैनेज करना सीखेंगे ना भाई, किस तरह से इस 100 रुपए को मैं मैनेज करूं। तो वो मैनेज करना ही क्या हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। तो यही सोच विचार जो है वो अर्थशास्त्र की सोच कहलाता है। यानी आपके पास जो सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन में जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो किनको आप पूरा करना चाहते हैं, उसी सोच समझ को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक किसान सोचता है कि वह अपनी जमीन पर गेहूं उगाए या धान, ठीक है, तो उसको भी क्या लेना है भाई, आर्थिक निर्णय लेना है किसान को। वो सोच रहा है भाई क्या उत्पादन किया जाए। तो ये जो आर्थिक निर्णय है वो भी किसके अंदर आता है, वो भी अर्थशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो अपने सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं को किस तरह से वो पूरा करे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सरकार सोचती है कि सड़क बनाएं, स्कूल खोलें या अस्पताल खोलें। तो ये भी सरकार को निर्णय लेना है, क्यों, क्योंकि भाई सरकार के पास भी सीमित संसाधन होंगे। तो गवर्नमेंट देखेगी ना भाई कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट नीति बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग बजट देखेगी, तभी तो उसको आगे बढ़ा सकती है। तो इस सोच को भी क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही आता है। अब समझते हैं अर्थशास्त्र के दो मुख्य भाग। तो अर्थशास्त्र को दो भाग में पढ़ा जाता है अगर देखा जाए तो। सबसे पहला जो भाग है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इनके अंदर अंतर क्या है, तो अंतर है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वहां एक व्यक्ति, परिवार या कंपनी की आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। तो किनका अध्ययन किया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, एक व्यक्ति, एक परिवार या कंपनी या आर्थिक जो भी गतिविधि है उनकी, उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति या परिवार की बात आ रही है, यानी एक किसी की, और उसमें एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, जिसके अंदर महंगाई कितनी है, बेरोजगार कितनी है, देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना है, बजट किस तरह से बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी आती हैं, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आती है, ठीक है। तो आपके 11th में जो बुक है वो क्या है, यही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और जब आप 12th में जाएंगे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तब ये जो होगी आपकी बुक समष्टि अर्थशास्त्र होगी, ठीक है। तो सीबीएसई का सिलेबस ये है, ठीक है। अब समझ लेते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। तो यह एक व्यक्तिगत इकाई होती है, ठीक है, जैसे उपभोक्ता, व्यापारी या एक कंपनी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये हमने समझ ही लिया था कि भाई एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। वही जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था को एक इकाई के रूप में देखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्तिगत इकाई को, ठीक है ना, व्यक्तिगत एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक फैक्ट्री भी हो सकती है। छोटे स्तर पर देखा जाता है, जैसे एक बाजार हो गया, एक कंपनी हो गई, या एक उत्पाद हो गया, ठीक है। तो क्या देखा जाएगा इसके अंदर, एक बाजार में भाई क्या चीजें चल रही हैं वो देखा जाता है, कंपनी में क्या चल रही हैं, ठीक है ना, एक, तो इन सब चीजों को, छोटी चीजों का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है कि भाई देश की राष्ट्रीय आय क्या है, यानी पूरे देश के अंदर कितनी राष्ट्रीय आय है, जीडीपी कितना है, यानी देश में जो है सकल घरेलू उत्पाद कितना है, ठीक है, बेरोजगारी कितनी है। तो क्या किया जा रहा है, पूरे देश का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। इसके मेन फैक्ट क्या होते हैं, इसमें उत्पादन होता है, लागत होती है, मांग आपूर्ति होती है और मूल्य निर्धारण, ठीक है। तो ये चीजें इसमें देखी जाती हैं, कितना उत्पादन हुआ है, कितनी लागत लगी है, कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, ठीक है ना, क्या मूल्य रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्यों, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात कर रहा है, यानी किसी एक व्यक्ति जो क्या उत्पादन कर रहा है, क्या लागत रख रहा है, और वो मांग और आपूर्ति की बात कर रहा है, या कोई एक फैक्ट्री हो गई या कोई कंपनी हो गई। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति या कंपनी की इकाई की बात करी जा रही है, तो इसलिए इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। वहीं जब देश की आर्थिक वृद्धि कितनी है, देश में महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, बजट कैसे बनेगा, क्या मौद्रिक नीति बनाई जाएगी पूरे देश के लिए, तो वो किसके अंदर आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। यह समझाना कि व्यक्ति और कंपनी कैसे निर्णय लेती है, तो इसके अंदर हम समझते हैं कि भाई एक व्यक्ति और एक कंपनियां ये किस तरह से निर्णय लेती है आर्थिक गतिविधियों में। वहीं यह समझाना कि पूरी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर देखते हैं कि भाई पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से काम कर रही है, क्या नीतियां बनाई जा रही हैं, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है।
एक दुकान पर चीनी की कीमत कैसे तय होती है, ठीक है, ये कौन सा विषय हो गया, ये आपका हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल दुकान है और एक क्षेत्र की बात कर रहा है कि भाई एक दुकान पर जो है वो किस तरह से चीनी की कीमत तय की जा रही है। वहीं जब हम देश में महंगाई की दर क्यों बढ़ रही है इस पर डिस्कशन करते हैं तो वो किसका विषय बन जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है ना। तो एक दुकान की बात हो रही है, एक क्षेत्र की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, एक इकाई की बात हो रही है, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन वहीं जब पूरे एक देश की बात करी जाती है कि पूरे देश में महंगाई दर क्या है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। इसमें उपभोक्ता और उत्पादक के व्यवहार का पर असर पड़ता है, यानी इसमें जो भी गतिविधि होती है उसका असर उपभोक्ता पर पड़ता है और उत्पादक पर पड़ता है, ठीक है, कि भाई अगर महंगाई, मांग और आपूर्ति घट रही है, बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उपभोक्ता और उत्पादक पर पड़ेगा। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव होता है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ता है, जो सरकार नीतियां बनाती हैं पूरे देश पे उसका इफेक्ट पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है तो इसको आप जरूर ध्यान से समझ लें। अब आता है अगला क्वेश्चन कि हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, यानी हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है। तो देखिए, अर्थशास्त्र पढ़ने का सबसे बड़ा कारण एक शब्द में समझाया जा सकता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को हम एक शब्द में समझ सकते हैं, कमी। तो अर्थशास्त्र की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास कमी है, किन चीजों की, संसाधनों की, और उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इंसानों की इच्छाएं चाहते असीमित होती हैं लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए हमें सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल करके इच्छाओं को पूरा करना सीखना होता है। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, यानी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्स क्या है उसके पास, लिमिटेड हैं, तो वो सारी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन आवश्यकताओं को किस तरह से वो पूरा कर सकता है और किस तरह से अपनी इच्छाओं को भविष्य में पूरा कर सकता है, इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कमी क्या है, अब समझते हैं कि भाई आखिर एक अर्थव्यवस्था के अंदर कमी क्या होती है। तो जब किसी वस्तु की जरूरत, ठीक है, यानी किसी वस्तु की जरूरत उस वस्तु की उपलब्धता से, यानी जरूरत जो होती है वो उपलब्धता से ज्यादा हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कमी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जरूरत ज्यादा है और उपलब्धता क्या है, वस्तु की उपलब्धता से ज्यादा क्या है, उसकी जरूरत है, यानी उतनी वस्तु है नहीं जितनी उसकी जरूरत है, तो इसका मतलब क्या होगा, कमी होगी। जैसे अगर 10 लोगों को पानी चाहिए और पानी सिर्फ 5 लोगों के लिए ही है, तो ये क्या कहा जाएगा, कमी ही कहा जाएगा ना, कहाँ 10 लोग हैं और कहाँ 5 लोगों के लिए पानी है। तो इसी कमी की जो समस्या है, ये जो कमी है, इसकी समस्या क्या हो सकती है भाई, एक व्यक्तिगत भी हो सकती है। मान लीजिए घर के अंदर पानी की कमी है, ठीक है, तो वो क्या एक व्यक्तिगत समस्या हो जाएगी। लेकिन एक संस्था, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और वहां पर पानी की कमी हो गई, तो ये क्या हो गई, एक संस्था की समस्या हो गई। वहीं अगर पूरे देश के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, पूरे देश की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इन कमियों को कैसे ठीक किया जाए, यही अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। अब आता है कि आर्थिक समस्याएं हैं क्या, कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं आती है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो आर्थिक समस्या एक चुनाव चयन की समस्या होती है, जहां हमें सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करनी होती है। यानी कि हमारे पास भाई आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमें चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। और चुनाव क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन जो है वो लिमिटेड है, बहुत कम है, और ये संसाधन कई कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो भाई उस संसाधन का हम कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी यानी जो आवश्यकता ज़्यादा है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसलिए संसाधन जो भी हमारे पास होते हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी आर्थिक समस्या होती है, जिसे हम चयन की समस्या भी कहते हैं। तो आर्थिक समस्याएं 3 मुख्य कारणों से होती हैं। तो आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ये समझ लेते हैं। तो पहला जो है असीमित मानव इच्छाएं, ये पहला कारण है, यानी कि इंसानों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी हुई नहीं कि नई इच्छा आ जाती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। सभी इच्छाएं एक जैसी जरूरी नहीं होती, कुछ ज्यादा जरूरी होती हैं, कुछ कम होती हैं, ठीक है। इसलिए व्यक्ति को चुनना पड़ता है कि किस जरूरत को पहले पूरा करे, ठीक है। यानी इच्छाएं तो भाई बहुत है मनुष्य की, ठीक है ना, उसे क्या चाहिए, फोन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेकिन जरूरतें उसकी अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, उसकी जरूरतें भाई है, खाना है, कपड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य क्या करेगा भाई, सबसे पहले किसको पूरा करने की कोशिश करेगा, जो उसकी जरूरतें हैं, ठीक है ना, जिससे उसका काम नहीं चल रहा। फिर बाद में वो देखेगा भाई, जब मैनेज करेगा किसी चीज को और उसके पास अगर आगे संसाधन उपलब्ध होंगे तब वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को देखना पड़ता है हमें अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है, समझना पड़ता है।
दूसरा है संसाधनों की कमी, यानी जमीन, मजदूर, पूंजी जैसे संसाधन सीमित होते हैं लेकिन मांग हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो जमीन हो गई, लेबर हो, कैपिटल, ठीक है, इनकी जो होती है वो भाई मांग जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मांग ज्यादा होती है लेकिन संसाधन जो है वो सीमित होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ये भी समस्या का कारण बनता है। तो यह स्थिति हर व्यक्ति, संस्था और देश में होती है। ठीक है ना, तो हर व्यक्ति की समस्या है भाई कि उसके पास जो संसाधन है वो कम होते हैं, यानी पूंजी किसी के पास कम होगी, किसी के पास जमीन कम होगी, ठीक है, या किसी के पास मान लीजिए भाई क्या नाम है मजदूर कम होंगे, लेकिन क्या है उसकी मांग ज्यादा होगी, लेकिन मांग ज्यादा तभी हो सकती है ना जब क्या कर सके वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सके, तो भी क्या होता है संसाधन कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, संस्था और देश की सबकी होती है। ठीक है ना, किसी की इंडिविजुअल की नहीं है, ये समस्या हर किसी के पास है भाई, संसाधनों की सबके पास कमी होती है। ठीक है, गरीब आदमी के पास भी कमी है, अंबानी है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, क्या कह सकते हैं भाई, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं जो मैनेज कर रहे हैं, वो सबके पास क्या है आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो संसाधन हमेशा कम रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके पास संसाधन हमेशा ज्यादा रहेंगे, या कोई बड़ी कंपनी का मालिक है तो उसके पास संसाधन ज्यादा रहेंगे, यानी संसाधन की सबके पास कमी होती है। ठीक है, तो ये एक समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर संसाधनों की कमी ना होती तो कोई आर्थिक समस्या ही नहीं होती। ठीक है, अगर संसाधन ही सबके पास हो जाते तो फिर क्या है भाई, आर्थिक समस्या ही नहीं होती, तो अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, यानी संसाधन सिर्फ सीमित ही नहीं होती बल्कि उन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब आपके पास संसाधन जो है वो सीमित है, ठीक है, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत सारी काम करने की, लेकिन आप क्या देखेंगे भाई, जहां आपको जरूरत है और जहां उस संसाधन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो करने का प्रयास करेंगे। जैसे दूध को पी भी सकते हैं, उससे दही या चीज भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो भी संसाधन है उस संसाधनों को हम देखेंगे भाई क्या किन किन चीजों में यूज किया जा सकता है, कहाँ ज्यादा फायदा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो संसाधन जो हमारे पास है उनका हमें वैकल्पिक इस्तेमाल भी करना पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास दूध है तो इस दूध को मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि मुझे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैकल्पिक उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए हमें यह चुनना पड़ता है कि कौन सा उपयोग सबसे जरूरी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि कौन सा उपयोग सबसे जरूरी है, किससे ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो हम उसका उपयोग वैसे ही करेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है, तो ये हमने अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं समझी। अब एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यानी अंदरूनी समस्या क्या है जो हमेशा बनी रहती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं। सबसे पहले क्या उत्पादन करें। ठीक है, तो हमने देखा था भाई अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सामान का बनना, खरीदना, बेचना, ये सारी अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियां होती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती थी हमने देखा था उत्पादन। तो समस्या है कि क्या उत्पादन करें। यह समस्या यह तय करने से जुड़ी होती है कि कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाएं बनाई जाएं। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाएं या सेवाएं दी जाएं, ये व्यवस्था, ये जो समस्या हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप भी एक व्यवसायी है या एंटरप्रेनर है या कुछ काम करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाएंगे, सबसे पहले यही तो देखेंगे ना भाई कि कौन सी वस्तु या सेवा ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो हम उसी का उत्पादन करते हैं, उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा होता है हर वस्तु में की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर आ जाती है कि भाई एक तो सबसे पहले समस्या है कि भाई वस्तु बनाए या सेवाएं बनाए, और दूसरी समस्या है कि भाई कितनी बनाए कि हमें घाटा भी ना हो, ठीक है ना, और हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो ये भी एक समस्या रहती है अर्थव्यवस्था के केंद्र में। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, क्या अनाज ज्यादा बनाए या मोबाइल फोन। ठीक है भाई, अनाज ज्यादा बनाया जाए बिक जाएगा हमारा, या हम क्या करें भाई एक परचून की दुकान खोल ले उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रिशियन यानी सॉरी मोबाइल की दुकान खोल ले उससे ज्यादा फायदा होगा। अगर अनाज बनाए तो कितना गेहूं और कितना चावल बनाए। अगर मान लीजिए हम कहते हैं भाई अनाज का उत्पादन करना है या हमें अनाज बेचना है, तो हम कितना चावल रखें या कितना गेहूं रखें जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, या हम अगर क्या कर रहे हैं भाई मोबाइल ले रहे हैं तो मोबाइल की कितनी मात्रा बेचें और कितनी मात्रा रखें जिससे हमें क्या हो फायदा हो जाए। तो ये दो समस्याएं हमेशा हमें देखने को मिलती है उत्पादन से संबंधित। पहली, वस्तु और सेवाएं क्या होंगी जिनका उत्पादन करेंगे। दूसरा, कितनी मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। तो पहली केंद्रीय समस्या ये हो गई। दूसरी है कैसे उत्पादन करें। ठीक है, चलो ये तो हमने सोच लिया भाई कि इस चीज का हमें उत्पादन करना है और इतनी मात्रा में उत्पादन करना है। अब दूसरी बड़ी समस्या आएगी कि भाई कैसे उत्पादन करें, यानी जो हम सामान बना रहे हैं उसको हम कैसे बनाएं। तो यह समस्या तय करने से जुड़ी होती है उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाए। मान लीजिए हम कहते हैं भाई श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं, तो श्रम प्रधान तकनीक क्या करती है, ये ज्यादा लोगों की मेहनत लगेगी, जैसे खेती में बैल का उपयोग हो गया, तो ये क्या होगी हमारी श्रम प्रधान तकनीक होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि हमारे पास अगर लेबर ज्यादा है, ठीक है, और सस्ती है, तो हम क्या करेंगे भाई श्रम आधारित जो है
तकनीक अपना लेंगे किसी भी सामान को बनाने के लिए या उत्पादन करने के लिए। दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक होती है, ठीक है, यानी इसमें मशीन और टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग होता है, जैसे फैक्ट्री हो गई, ठीक है ना, या फिर ट्रैक्टर और मशीनें हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारी पूंजीगत, ठीक है ना, यानी पूंजी प्रधान तकनीक होती है। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, लेबर कम है और आपको मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, तब इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें मेहनत अगर ज्यादा लग रही है, ठीक है ना, लोग अगर आपके पास ज्यादा है, पैसे कम लग रहे हैं, तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास पैसे कम है, अगर आपके पास पैसे ज्यादा है, ठीक है, और लेबर अगर आपके पास कम है, तो आप क्या करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे खेती करानी है, ट्रैक्टर हो गया, फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें मशीनें लगा दी गई, ठीक है। तो दो तरह से उत्पादन होता है, एक कैसे होता है, एक होता है भाई श्रम तकनीक पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है कि लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो पूंजी प्रधान तकनीक होती है, इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा जो तरीका हमें ज़्यादा अच्छा है, सस्ता है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम वो चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे श्रम प्रधान तकनीक आप देखेंगे जो थोड़े जिन देशों में ज़्यादा जनसंख्या, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, तो ऐसे देशों में क्या होता है, लेबर तकनीक अपनाई जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो भाई संपन्न है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, या उनके पास जो है श्रम कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यह सोचना होता है कि कौन सा तरीका सस्ता और प्रभावी होगा, ठीक है। तो इन दोनों तकनीक में हम क्या देखते हैं, कौन सा तरीका आजमाते हैं जो सस्ता हो और प्रभावी हो, जिससे ज्यादा फायदा हो रहा हो। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया भाई किस चीज का हमें उत्पादन करना है, ये भी हमने समझ लिया कि भाई हम लेबर से करेंगे या हम मशीन से करेंगे। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, किसके लिए उत्पादन करें, यानी जो हम सामान बनाएंगे वो किसको बेचा जाए। यह समस्या यह तय करने से जुड़ी होती है कि बनी हुई वस्तुएं और सेवाएं किन लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो क्या समस्या है कि जो भी वस्तु और सेवाएं हमने उत्पादित की हैं, बनाई हैं, वो किन लोगों को जो है वो पहुंचाई जाएगी। क्या गरीबों के लिए ज्यादा उत्पादन करें या अमीरों के लिए, ठीक है। तो एक समस्या इसके अंदर आ जाती है कि भाई जो भी हम सामान बना रहे हैं वो गरीबों के लिए ज्यादा बनाएं या अमीरों के लिए ज्यादा बनाएं। उदाहरण के लिए अगर सस्ती रोटी बनाएं जिससे क्या होगा, गरीब भी खरीद सकते हैं, ठीक है, ये फायदा है। दूसरा अगर देखें महंगे बर्गर या सिर्फ अमीर खाएं, ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं। तो किसके लिए उत्पादन करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। रोटी बनाए जिससे गरीब का भी पेट भर जाए, या फिर महंगे बर्गर बनाए जो सिर्फ अमीर खरीद पाए। तो ये चेन की भी जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो एक जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर ये तीन केंद्रीय समस्याएं आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। क्या उत्पादन करें, ठीक है ना, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब आता है अवसर लागत, ठीक है, यानी हमने देखा था कि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, तो सीमित संसाधन में हमें क्या देखना पड़ता है, अवसर लागत देखनी पड़ती है। तो अवसर लागत का अर्थ क्या है, जब संसाधन सीमित होते हैं तो हमें हमेशा किसी एक विकल्प को चुनना और दूसरे को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास भाई संसाधन कम है और आपको दो चीज लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, विकल्प देखना पड़ेगा ना, कि कौन सी चीज आप चुनेंगे और कौन सी चीज जो है आप छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये समस्या आ जाती है, ठीक है। तो इसे हम अवसर लागत के अंदर देखते हैं। जिस विकल्प को हमने चुना है उसके कारण जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प छोड़ दिया जाता है, उसकी लागत जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। जैसे अवसर लागत क्या हो गई हमारी, छोड़े गए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अवसर लागत इक्वल टू छोड़े गए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आपके पास 1 एकड़ जमीन है और आप उसमें या तो गेहूं उगा सकते हैं या चावल, ठीक है, या तो आप गेहूं उगा सकते हैं या तो चावल उगा सकते हैं। आपके पास क्या है, एक लिमिटेड जो है वो जमीन है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप गेहूं उगाते हैं तो आप चावल नहीं उगा सकते, यानी अगर आपने गेहूं उगाया, ठीक है, तो आप चावल नहीं उगा पाएंगे। अगर आपने चावल उगाया तो आप गेहूं नहीं उगा पाएंगे, ठीक है। या फिर क्या करेंगे भाई, इनमें कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान देखेंगे। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी चावल का त्याग किया गया उत्पादन, ठीक है। मान लीजिए कि भाई ये एक ही लिमिटेड खेत है, तो अगर आप क्या करते हैं भाई, राइस, ठीक है, और आप, ठीक है ना, गेहूं उगा रहे हैं, तो अगर आप समझते हैं कि भाई हम अगर राइस उगाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, धान उगाते हैं, तो आपको क्या होगा भाई, 50 किलो का उत्पादन होगा, ठीक है। वहीं अगर हम गेहूं उगाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा भाई, 60 किलो का जो है वो उत्पादन होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, जहां ज्यादा फायदा होगा आप उसी चीज को तो करने का प्रयास करेंगे, उसी का उत्पादन करेंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, आप कहेंगे मैं गेहूं का ही उत्पादन करूंगा, तो 60 किलो जो है वो आप गेहूं का उत्पादन करेंगे। तो उस
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई आप यहाँ क्या उगा सकते थे, 50 किलो जो है वो राइस यानी चावल का उत्पादन कर सकते थे, तो आपने क्या किया भाई, इसको छोड़ दिया, ठीक है, और किसको अपना लिया, इसको, गेहूं को अपना लिया। तो इनके बीच का जो गैप है यानी जो 10 है, ठीक है, देखा हमने किसका कितना गैप है, 10 का गैप है, तो जो लास्ट आपने कीमत छोड़ी वो कितनी थी, 50। तो 50 क्या हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो इसको, या क्या कह सकते हो, अवसर लागत। तो चावल का जो त्यागा है आपने, ठीक है ना, चावल का त्याग किया क्योंकि चावल जो था वो 50 था, तो ये 50 क्या होगी, इसे क्या कहा जाता है, अवसर लागत, ठीक है। यानी आपने क्या किया, 50 किलो छोड़कर आपने 60 किलो पर ध्यान दिया, तो 50 किलो क्या हो गया, यानी जो आपने छोड़ा, यानी छोड़े गए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प की कीमत। तो छोड़ा गया दूसरा विकल्प क्या था आपके लिए, 50 किलो जो था वो क्या था, चावल था। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहा जाता है, ठीक है। जब आप दूसरा अच्छा विकल्प चुनते हैं तो उससे पहले का जो विकल्प आपने छोड़ा है वो क्या होती है, उसकी अवसर लागत होती है, ठीक है, या उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, अगर ग्राफली समझें तो ग्राफ पर हम इसको समझते हैं, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी भी कह दिया जाता है, उत्पादन संभावना सीमा पीपीएफ भी कह दिया जाता है, रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, अवसर लागत वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन चारों को हम यूज कर सकते हैं कहने के लिए, जब एक चीज का इस्तेमाल करने के लिए दूसरी चीज को हम छोड़ते हैं, तो ठीक है। तो इनको समझते हैं ये चीज क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो यह वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें एक अर्थव्यवस्था अपनी मौजूदा तकनीक और संसाधनों के पूर्ण उपयोग से उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सीमित संसाधन है, आप दो चीजों का क्या है, उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए आपके पास एक लिमिटेड जमीन है, उस पर आप दो चीज का उत्पादन करना चाहते हैं। अब उस उत्पादन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई कि किसमें आपको ज्यादा फायदा है और आप कौन सी चीज को ज्यादा उत्पादन करेंगे, ठीक है ना। ये जो संभावनाएं तलाशी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। इसमें कुछ मान्यताएं होती हैं, जब हम इसको बनाएंगे तो ये याद रखनी चीजें। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन निश्चित होंगे, यानी जब भी हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास जो भी संसाधन है उसको हमें निश्चित मानना पड़ेगा। सभी संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग हो रहा होगा जब भी हम उस संभावना वक्र को बनाएंगे। तो याद रखना भाई, जो भी हमारे संसाधन है उनका पूर्ण और अच्छे से इस्तेमाल करना है। तीसरा, उत्पादन तकनीक जो है स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होगा, जो भी हम उत्पादन कर रहे होंगे तकनीक जो होगी वो वैसे ही रहेगी। संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रहेगी, तो जो भी हमारे पास संसाधन है वो जो यूज होंगे उनकी जो कुशलता होगी वो सभी वस्तुओं को बनाने में समान रहेगी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो देखिए हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, गेहूं और टैंक, यानी जो हमारे पास पैसा है, यानी जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर बना रहे हैं, तो हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन में हम दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, उस अर्थव्यवस्था के अंदर गेहूं का उत्पादन करेंगे, या भाई समझ सकते हैं कि युद्ध की स्थिति हम टैंक बनाएंगे। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे पास जो संसाधन है उसमें दो चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारे संसाधन उसमें गेहूं का उत्पादन होगा या टैंक का उत्पादन होगा, ठीक है, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए जो सीमित संसाधन है उसमें क्या क्या संभावनाएं क्रिएट हो सकती हैं। तो देखिए, तो सबसे पहली संभावना है कि अगर हम ए की बात करते हैं, पहली संभावना देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो भी संसाधन है उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, 15,000 टैंक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो 15,000 हमने अगर टैंक खरीदा तो हमारे पास जो है गेहूं जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई संसाधन है, या तो आप क्या करें भाई, 15 टैंक खरीद लें। अगर आपने 15 टैंक खरीद लिया तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आप गेहूं नहीं खरीद सकते, ठीक है। पहला ये कॉम्बिनेशन बनेगा, पहला। फिर दूसरा, एक और आपके पास संभावना है, आप क्या कर सकते हैं भाई, एक काम करिए, आप 14,000 जो है वो टैंक खरीद लिए, तब आपके पास क्या हो जाएगा, 1,00,000 टन जो है वो गेहूं आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप सोचते हैं नहीं यार ये तो कम पड़ जाएगा लोगों को खाने के लिए, तो आप एक और संभावना बनाएंगे, और संभावना में आप कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं, हम 12,000 टैंक ले लेते हैं और 2,00,000 टन क्या करते हैं, गेहूं ले सकते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कहेंगे नहीं भाई ये भी संभावना नहीं है, तो ऐसे ही आप संभावनाएं तलाशते जाएंगे भाई, आप कहेंगे नहीं ये वाली संभावना, ठीक है, फिर कहेंगे नहीं यार ये वाली संभावना सही है। फिर बाद में क्या हुआ, युद्ध की स्थिति खत्म हो गई, तो आप कहेंगे यार अब तो युद्ध बचा ही नहीं है, तो इसलिए हम युद्ध पर खर्चा ही नहीं करते, तो हम टैंक खरीदते ही नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, 5,00,000 टन गेहूं खरीद लेंगे, तो उस समय आपके पास टैंक के लिए जो है संसाधन नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, संभावनाएं देख रहे हैं आप, ये संभावना यानी जो भी आपके पास संसाधन है उस संसाधन का आप या ए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बी तरीके से, सी तरीके से, डी तरीके से, ई तरीके से, एफ। तो ये सारी संभावनाएं हैं, और उस संभावनाओं का फर्क किस पे पड़ता है, गेहूं पे पड़ेगा और टैंक पे पड़ेगा। यानी अगर आप एक चीज
इसको अगर घटाएंगे तो दूसरी चीज जो होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी इसको अगर घटा रहे हैं तो ये बढ़ रही है, इसको घटा रहे हैं ये बढ़ रही है। जैसे जैसे इसको आप घटाते जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है उत्पादन संभावना वक्र होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। अब इसको हम बना के देखते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र कैसा बनेगा। तो देखिए जब हमारे पास क्या था भाई, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा टैंक हो गया और ये हमारा वेट हो गया। तो पहले हमने टैंक देखा, हमारे पास जो थे भाई 15 थे, ठीक है, 14 यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे 15 थे। तो अब क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जैसे हम घटाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप देखेंगे भाई ए कॉम्बिनेशन पहला था हमारा, फिर बी कॉम्बिनेशन हो गया, फिर सी। तो इस तरह से देख रहे हैं आप ग्राफ बन रहा है। तो हम संसाधन को जैसे यानी क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा, बीट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, जैसे ये देखिए पहला कॉम्बिनेशन ये था आपका, यानी जब आपका जो पहला कॉम्बिनेशन बनाया आपने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका टैंक जो था वो कितना था, 15 था। और जो आपका एक्स एक्सिस पे देखें जो गेहूं था वो कितना था, 0 था। उसके फिर अगली बार आपने देखा भाई ये क्या किया आपने, 14 किया, तो 14 किया तो उसके बाद क्या हुआ, ये 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने क्या किया, ये तीसरा कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, पहला आपका यही था, दूसरा आपका कॉम्बिनेशन जो बना ये बना, तीसरा जो आपका कॉम्बिनेशन था वो ये बना, चौथा जो कॉम्बिनेशन था वो आपका ये बना, ठीक है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन जो है आपका बनता चला जाएगा, ठीक है, ये बना, उसके बाद ये बना। तो इस तरह से यानी देख रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं भाई, इधर से अगर संसाधन घटा रहे हैं तो इधर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर घटा रहे हैं इधर बढ़ रहा है, इधर घटा रहे हैं इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, ठीक है, इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, उत्पादन संभावना वक्र। यानी जब आप एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना है कि भाई जो हम उपयोग कर रहे हैं, यानी जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसका इष्टतम उपयोग करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, संसाधनों का ये जो देख रहे हैं आप इष्टतम उपयोग है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें जो आप क्या करते हैं, बचा लेते हैं, किसी चीज की बचत कर लेते हैं, मान लिया आप 15 जो है 1000 टैंक खरीद सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं भाई कि आप सिर्फ क्या करते हैं 12,000 ही टैंक खरीदते हैं और गेहूं भी नहीं खरीदते हैं, और आप क्या करते हैं भाई बचा लेते हैं। तो वो चीज भी जो होती है वो गलत होती है, ठीक है। तो वो चीज कभी नहीं होती, इसके अंदर नहीं क्रिएट करी जाती, तो वो चीज बनेगी नहीं, क्योंकि हमें क्या करना भाई, संसाधनों का पूरा उपयोग करना है। तो इसलिए हम संसाधनों का हमेशा पूरा उपयोग करेंगे। जैसे इसके अंदर दे रखा है ना ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट में क्या होगा, हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, यानी संसाधन का अल्प उपयोग हो रहा होगा। और क्या हम जो है कि ज्यादा चीज यूज कर सकते हैं, यानी इसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हमारा जो ये वाला स्थिति है ये बन सकती है, ठीक है क्या। तो ये स्थिति जो है, यानी हम ये बात कर रहे हैं एच स्थिति, ये नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन सीमित है, और संसाधन सीमित में हम एक्स्ट्रा उत्पादन तो कर नहीं सकते ना। मान लीजिए एक अगर इस कोई भी एक खेत है, उस खेत में जो है 50 किलो ही उत्पादन हो सकता है, ठीक है, तो उसकी लिमिट है भाई 50 किलो ही उत्पादन, तो इसके अंदर 50 किलो उत्पादन होगा। अगर कोई चेंज, यानी ये अगर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो उत्पादन 50 किलो ही रहेगा, 60 किलो तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो चीज है, यानी ये जो दिखाया गया है, ये वक्र जो है बनना संभव नहीं होता, ठीक है। ये कब बनेगा, जब संसाधनों का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आगे की तरफ तभी आपको दिखाई देगा जब क्या होगा, संसाधनों का विकास होगा, ठीक है। और ये चीज भी गलत होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि भाई जितना हमारे पास संसाधन है उससे हम क्या करें, कम जो है संसाधन का यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। अब पीपीसी के दो बुनियादी गुण होते हैं, तो हमने पीपीसी देखा जो हमारा बना था। अब इसके दो बुनियादी गुण आपको याद रखने हैं, ये देख रहे हैं आप पीपीसी है क्या, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो नीचे की ओर ढलान होता है, यानी संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है। तो हमने देखा था भाई कि जो हमारा पीपीसी वक्र होता है वो क्या होता है, ये इस तरह से, ठीक है, वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, देख रहे हैं ये ऐसे ढलान वाला होता है। दूसरी चीज मूल बिंदु की ओर नातोदर होता है, यानी बढ़ती सीमांत अवसर लागत एमओसी के कारण एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी वस्तु का त्याग बढ़ता है, ठीक है। तो हमने देखा भाई अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर घटाएंगे तो इसका क्या होगा असर, कि ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब ये बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, सीमांत अवसर लागत के कारण एक वस्तु का उत्पादन जब दूसरी वस्तु पर त्याग पर बढ़ता है तो वो क्या बनता है, मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नोतोदर, यानी कॉनकेव शेप बनाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कॉनकेव शेप बनती है, ठीक है, ये शेप जो है इसे कॉनकेव शेप कहा जाता है, तो ये बनता है। तो ये दो चीज याद रखनी है, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर ढलान होती है और मूल बिंदु की ओर नोतोदर होता है, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अब आता है उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन। तो दाईं ओर खिसकाव हम समझेंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र हमने देखा था ना वो खिसकता है,
कैसे खिसकता है? तो उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीक की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा, अभी हमने बात भी करी थी कि अगर मान लीजिए जो हमारे पास संसाधन थे, उस संसाधन में ये जो था उत्पादन था, ये इष्टतम उपयोग था, यानी ये हमारे कॉम्बिनेशन थे। मान लीजिए ए था, बी था, सी था, डी था, ये हमारे कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देखते हैं भाई, उसी संसाधन यानी जो हमारे पास संसाधन थे, उस संसाधन से हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन जो है वो ज्यादा कर दिया। अब ये किन कारणों से होता है, यानी ये क्या खिसका हुआ है, ये आपका दाईं ओर खिसका हुआ है। ठीक है ना, राइट वर्ड खिसका हुआ है। तो ये किस वजह से होता है, ये तकनीक, यानी जब तकनीक में परिवर्तन आ जाएगा। मान लीजिए पहले भाई उत्पादन जो हो रहा था वो श्रम आधारित था, ठीक है ना, श्रम से हो रहा था, तो इसलिए उत्पादन क्या था, कम था। मान लीजिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया, उसी जगह पर जो है ज्यादा उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, यानी दाईं से बाईं ओर खिसकाव किसके कारण होता है, तो नए संसाधनों की खोज जाती है, तो प्राकृतिक संसाधनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छी किस्म के अगर आपके पास बीज आ जाएंगे, अच्छे किस्म के आपके पास प्रौद्योगिकी आ जाएगी, तो क्या करेंगे, उस लिमिटेड संसाधन में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की उन्नति हो जाए या जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रम शक्ति में वृद्धि हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो गई, लोग ज्यादा हो गए काम करने वाले, तो क्या होंगे, उत्पादन को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कारण होता है दाईं ओर खिसकाव का। लेफ्ट ओर जब खिसकता है वो बाईं ओर खिसकाव होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र यानी बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी और तकनीक की अवनति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था भाई, उधर चला गया यानी तकनीक में परिवर्तन आया, तकनीक में वृद्धि हो गई तो उत्पादन बढ़ गया, लेकिन वही जब कमी हो जाती है तब वो किस तरफ खिसक जाएगा, तो वो लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, कारण क्या होगा, हो सकता है भाई प्राकृतिक आबाद आ जाए, तो उससे क्या होगा, जो संसाधन होंगे वो खराब हो जाएंगे। मशीनें अगर खराब हो गई, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी का अप्रचलित हो जाना, या जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही थी वो खराब हो जाए, या जनसंख्या में कमी के कारण श्रम की शक्ति में कमी आ जाए, तो भी क्या होगा भाई, ये जो होगा लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पीपीसी है वो शिफ्ट होता है, खिसकता है। अब आता है पीपीसी का ओ एक्स एक्स पर अगर शिफ्ट हो जाए तो, यानी मान लीजिए कि जो हमारा पीपीसी है, ठीक है, उसके अंदर ये जो हमारा है सबसे अच्छा था। ठीक है, यानी ये हमारा राइस है, ये वाला राइस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि भाई जिसमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन बदलाव किसमें आया है, दो चीज हो सकती है, या तो वो क्या करेगा, इस साइड खसकेगा, या तो वो इस साइड खसकेगा। ठीक है, अब किन कारणों से ये खसकता है, शिफ्ट होता है, तो जब किसी वस्तु x जैसे गेहूं के लिए प्रौद्योगिकी कुल इफिशिएंट या अक्षम हो जाती है, लेकिन वस्तु y जैसे चावल के लिए स्थिर बनी रहती है, तो पीपी एक्स एक्स पर ही शिफ्ट होता है। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ना टेक्नोलॉजी में आया है, ना उसकी कुशलता में परिवर्तन आया है, जो भी है वो सेम का सेम है, तो ये जो होगा बिंदु ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर जो है वीट के उत्पादन में प्रौद्योगिकी में अगर चेंज आया, बदलाव आया, तो क्या होगा भाई, इसका मतलब कि वीट जो होगा वो बढ़ जाएगा, राइस नहीं बढ़ेगा, लेकिन वीट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गेहूं बढ़ जाएगा। या मान लीजिए उस प्रौद्योगिकी में कमी आ जाए, जनसंख्या में ह्रास हो जाए, कमी आ जाए या आपदा आ जाए, तब क्या होगा, वो कमी आ जाएगी, यानी कमी होगा तो वो इस साइड खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अगर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आ जाएगा तो इस साइड, तो गेहूं का उत्पादन इधर क्या होगा, आपको ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, इधर क्या होगा, कम होता हुआ दिखाई देगा। तो क्यों खसकेगा, किन कारणों से, तो वो होता है जब क्या होता है, किसी भी प्रौद्योगिकी के अंदर अगर अच्छी प्रौद्योगिकी आ जाती है तो वो किधर खसकेगा, इस साइड खसक के आ जाएगा। वहीं क्या होता है, अगर प्रौद्योगिकी में गिरावट आ जाती है तो वो क्या आएगा, इस साइड खसक जाएगा। ठीक है, क्या सिर्फ वीट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये जैसे का जैसा है वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, सेम अगर इसको उल्टा कर दें, यानी पीपीसी ओ वाई एक्स पर शिफ्ट हो जाए, तो यानी कि इसमें क्या होगा, वीट जो है वो सेम का सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, राइस में, वो भी किसकी वजह से, सेम वही चीज होगी कि अगर क्या होगा भाई, यहाँ की टेक्नोलॉजी अगर बढ़ गई, ठीक है ना, तो अगर ई बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। वहीं यहाँ क्या हो गया, अक्षमता आ गई, यानी आई हो गया, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वीट में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये जैसे का है वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, खिसकाव होता है। तो कह सकते हैं वस्तु वाई की प्रौद्योगिकी कुशल अक्षम हो जाती है, लेकिन वस्तु एक्स की प्रौद्योगिकी स्थिर बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं जो वीट है सेम का सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वही है। इसमें अगर प्रौद्योगिकी में चेंज आया, अच्छी प्रौद्योगिकी हो गई तो फायदा होगा राइस को, और अगर कमी आ गई तो क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही वीट का था। तो इस तरह से जो होता है वो शिफ्ट होता है क्या, हमारा जो पीपीसी कर्व है। ठीक है, तो ये चार प्रकार से हमने देख लिए, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। दाईं और खिसकाव के कारण और भी हो सकते हैं, जैसे संसाधनों में वृद्धि हो गई, तकनीक में वृद्धि, कौशल भारत अभियान, तो गवर्नमेंट भी कई बार स्कीम चलाती है, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, योगा प्रसार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में बनाइए निवेश, विदेशी पूंजी वृद्धि। तो इससे क्या होगा भाई,
बदलाव आएगा, संसाधन ज्यादा विकसित होंगे तो उससे क्या होगा, प्रगति ज्यादा होगी, दाईं ओर खिसका होगा। बाईं ओर क्यों होगा भाई, संसाधनों में कमी आ जाए, तकनीक की अवनति हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, सुनामी, सूखा, सामाजिक कुरीतियां, प्रवास हो जाए, युद्ध छिड़ जाए, आतंकवाद गतिविधियां हो जाए, तो इनसे क्या होगा भाई, बाईं ओर खिसकाव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कमी आएगी। और पीपीसी में कोई परिवर्तन कब नहीं आता, जब संसाधनों का स्थानांतरण और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, स्थिति सेम की सेम बनी रहती है। ठीक है, कुछ ये भी पॉइंट है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, इनको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला सीमांत विस्थापन दर क्या होती है, एमओसी और एमआर क्या होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाई तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात होता है। तो वही हमने जो देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जो अवसर लागत होती है, यानी अगर एक वस्तु को हम बढ़ाएंगे तो दूसरे वस्तु में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, एक चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी चीज में क्या आएगी, कमी आएगी। और वो कितने अनुपात में कमी आई उसे ही क्या कहा जाता है, सीमांत विस्थापन दर या एमओसी या एमआरटी कहा जाता है। ठीक है, तो एमओसी और एमआरटी कैसे निकाला जाता है, त्यागी गई जो भी वस्तु की मात्रा है और उससे हम डिवाइड कर देते हैं प्राप्त की गई वस्तु की जो मात्रा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए ये हमारी एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, तो पहले 0 था तो 10, 1 हुआ तो 9, ठीक है ना, परिवर्तन आया। और इसका हमने 2 यूनिट यूज करना, 2 इकाई यूज किया, तो इसका क्या होगा, 7 इकाई हो जाएगा। इसको हम बढ़ा रहे हैं, ये घट रहा है, इसको हमने बढ़ा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, परिवर्तन आना। किसके अंदर भाई, एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु लेते हैं तो पहली से और दूसरी चीज में जो कमी आती है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। तो एमआरटी कितना है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कितना बदलाव आया है, तो देख लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है एमआरटी कह लो और, ठीक है ना, या एमओसी कह लो इसको। तो क्या परिवर्तन आया भाई, डेल्टा वाई और इनटू में डेल्टा एक्स, यानी जो परिवर्तन आता है, यानी पहले क्या था, ठीक है, और अब क्या हो गया। तो देखिए पहले इसकी इकाई कितनी थी, 0 थी, अब 1 हो गई। ठीक है, घटाते हैं तो ये पहले क्या थी, 10 थी, अब 9 हो गई, यानी कितना परिवर्तन आया, 1 का परिवर्तन आया। इसमें हम देखते हैं कितना था, 1 से 2 हो गई, यानी 1 का परिवर्तन है। ये 3 हो गई, इसमें भी 1 का परिवर्तन, यहाँ तो कितना परिवर्तन आया, 1, यानी यहाँ पे क्या हमें 1 1 का परिवर्तन दिख रहा है। 9 थी, अब ये क्या हो गई, 7 हो गई, तो इसमें कितना परिवर्तन आया आपको, 2 का देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितना परिवर्तन आया आपको, 3 को देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितना आया, 4 का परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख सकती है। तो ये जो रेशो में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना, 1:1, ठीक है, तो 1:1 जो हमारा है, ठीक है, यानी कि एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा जो है ये है कि प्राप्त की गई वस्तु की मात्रा, यानी जो परिवर्तन आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये हमारा एक्स 1 था, ठीक है ना, वाई जो हमारा 1 था, यहाँ पे हम देखेंगे भाई वाई 2 हो गया और एक्स हमारा जो था वो 1 ही था। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, हमने इनको रेशो में लिख लिया। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, एमआरटी, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कितना उसमें ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब इसमें हम एमओसी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो एमओसी देखा हमने कि जो हमारा परिवर्तन आया एक्स का वो नीचे होगा, जो परिवर्तन आया वाई का उसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/1 हो जाएगा एमओसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/1 हो गया, यहाँ पे 3/1 हो गया, यहाँ पे 4/1 हो गया। ठीक है, तो इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 आ जाएगा, और इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, 1 से कटेगा तो 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया, एमओसी हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एमओसी। एमओसी आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एमओसी है वो निकाल सकते हैं। यानी 2 चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन दे रखे होंगे, उसके अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा होगा तो उसको हम एमआरटी निकाल लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एमओसी निकल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपीसी का ढलान। तो पीपीसी का ढलान कैसे होता है, तो पीपीसी का ढलान यानी एमओसी और एमआरटी पर निर्भर करता है कि भाई जैसा आपका एमओसी और एमआरटी होगा वैसे ही पीपी जो है वो ढलान देगा। जैसे सामान्य तौर पर एमओसी एमआरटी बढ़ती जाती है, इसलिए पीपीएफ की मूल की ओर अवतल होता जाता है। तो हमने देखा था भाई जैसे जैसे हमारा एमओसी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी एमओसी हमारा क्या था, पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, अवतल बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ने पर क्या होता है, अवतल यानी नोतोदर होता है। वहीं यदि एमओसी एमआरटी स्थिर हो तो पीपीसी एक सीधी रेखा और नीचे की ओर ढलान होती है। यानी अगर हमारा एमओसी जो था वो बढ़ता रहा, ठीक है ना, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कॉनकेव बनाएगा, ठीक है ना, अवतल बनाएगा। वहीं जब हमारा
एमओसी या एमआरटी स्थिर रहे, मान लीजिए सारी जो भी एमओसी के जो भी हमने एमओसी निकाला था वो सारा क्या रहे, सेम रहे, 1 1 हो जाए, या मान लीजिए 2 2 2 ही रहे, तो ये क्या होता है, ये जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है ना। तो सामान्य रेशो में होगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो स्थिर होगा, यानी एक ही तरह होगा। तो इसमें देख रहे हैं आप बिल्कुल सेम है, तो इसमें रेखा जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, बिल्कुल सीधी आएगी, स्थिर आएगी, ठीक है। यानी एमओसी और एमआरटी स्थिर होता है जब पीपीसी एक सीधी रेखा पर नीचे की ओर ढलान होती है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, स्थिर दिखाता है। तीसरा देखते हैं, जब एमओसी एमआरटी कम हो रही हो तो पीपीसी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर हमारा एमओसी जो हो जाए वो क्या हो जाए, पहले क्या था हमारा एमओसी 4 था, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, ठीक है, कम होगा। तो ये कैसे बनेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो अंदर की तरफ जाता है तो एमओसी क्या हो जाएगा, उत्तल और उन्नतोदर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके पीपीसी का जो ढलान होता है, तो 3 तरह से होगा। अगर एमओसी बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अवतल होगा। अगर एमओसी आपका स्थिर है, सेम आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो सीधी रेखा में होगा। वहीं अगर आपका एमओसी जो हो गया वो क्या हो गया कि घट रहा है, ठीक है, 4 3 2 1 वो घट गया, तो वो कैसा बनाएगा, ऐसा शेप बनाएगा, उत्तल का शेप बनाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह से जो होता है हमारा पीपीसी जो है वो ढलान बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर है कि भाई सकारात्मक अर्थव्यवस्था और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है। जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो इसके 2 रूपों को पढ़ते हैं। पहला जो आता है आपका सकारात्मक अर्थव्यवस्था। तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जो तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित होती है। इसमें हम यह देखते हैं कि क्या है, इसमें किसी राय या सुझाव की बात नहीं होती है, केवल डेटा और सच्चाई पर बात होती है। यानी सकारात्मक अर्थव्यवस्था का मतलब भाई कोई भी अगर आप चीज देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर तो उसका प्रमाण हमारे पास होता है, ठीक है, उसका डेटा हमारे पास होता है, उसकी सच्चाई हमारे पास होती है, उसमें कोई सुझाव नहीं देता, क्या हमारे पास है उसके आधार पर हम एक अर्थव्यवस्था को जज करते हैं, उस अर्थव्यवस्था के बारे में कोई भी राय रखते हैं, ठीक है। उदाहरण, भारत में 2003 में बेरोजगारी दर 7% थी, तो क्या हुआ भाई, बेरोजगारी के आंकड़े निकाले गए, उसके बाद पता लगाया गया, तो ये क्या हो गया, आपकी सकारात्मक अर्थव्यवस्था हो गई। अगर जीएसटी बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी, ये भी भाई फैक्ट है, क्योंकि जैसे जीएसटी की कीमत बढ़ जाती है तो वैसे जितना भी प्राइस होता है उसका भी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ये भी फैक्ट पर आधारित है। किसानों की आय में पिछले 5 वर्षों में गिरावट आई है, तो ये भी उनकी आय निकाल कर देखा गया है, प्रमाण है, तो ये सच्चाई है, तो ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सकारात्मक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो साधारण शब्दों में अगर हम इसको याद रखने का तरीका देखें तो क्या होता है, सकारात्मक का मतलब होता है सच्चाई बताना, यानी जो भी डेटा हमें सच्चाई बता रहा है उसको अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारी क्या है, सकारात्मक अर्थव्यवस्था है। दूसरा जो होता है वो आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था होती है। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था वह होता है जो मूल्य निर्णय और सुझावों पर आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो भी मूल्य निर्णय लिए जाते हैं और जो भी सुझाव दिए जाते हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। इसमें हम ये सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, तो इसमें भाई भविष्य की बात करी जाती है कि भाई अर्थव्यवस्था हमारी किस तरह से हो सकती है, कोई फैक्ट वगैरह हमारे पास नहीं होते। तो इसमें तथ्यों से ज्यादा राय और नैतिक सोच होती है, तो भाई इसमें तथ्यों पे जोर नहीं दिया जाता, बस क्या दिया जाता है भाई, राय दी जाती है और नैतिक सोच होती है, ये भावनाओं और न्याय पर आधारित होती है। तो ये लोगों की भलाई के लिए काम करने की बात करते हैं, जैसे कह दिया जाए कि भाई 2030 तक भारत से बेरोजगारी खत्म कर दी जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये तो सिर्फ राय दे दी गई, सुझाव दे दिया गया, क्या ये वाक्य में ही संभव है, इसका कोई डेटा कोई फैक्ट है नहीं है, तो इसलिए ये चीज सही नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर सरकार को गरीबों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, तो ये राय है, ठीक है, तो इसका कोई फैक्ट तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट देगी या दे रही है। अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, न्यूनतम वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, तो इससे क्या होगा, देश की प्रगति होगी, तो ऐसा सोच रहे हैं भाई, तो ये सोच जो है वो क्या है, वो क्या है, आदर्शवादी सोच है। तो कह सकते हैं भाई आदर्शात्मक का मतलब है क्या आदर्श होना चाहिए, यानी भविष्य में क्या किया जा सकता है जिससे अर्थव्यवस्था में बदलाव आ जाए, तो इसमें क्या होता है, आदर्शात्मक यानी क्या आदर्श है, क्या होना चाहिए उसकी बात की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, धन्यवाद।